हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। तो कैसे हैं आप सभी? अगर मैं आप सभी से पूछूं कि 2-4 वर्ष पहले फेसबुक, ट्विटर, जो अब ये एक्स हो गया है, पे एक टर्म था अर्बन नक्सल करके, बहुत ज्यादा फेमस रहा ना। जो सत्तारूढ़ दल था या जो विपक्षी पार्टियां थी, बहुत सारी गहमा गहमी इस शब्द के अराउंड देखने को मिलती है। बहुत से लोग इस बात का विरोध कर रहे थे कि जबरदस्ती किसी बौद्धिक वर्ग को नक्सली कहना गलत है। बहुत से लोगों का यह कहना था कि नहीं, हम बौद्धिक वर्ग को नहीं कह रहे, एक वर्ग है जो किसी प्रकार से नक्सलिज्म या माओइज्म को सपोर्ट कर रहा है, हम उसकी बात कर रहे हैं। अब ये तो रही बात राजनीति की, लेकिन अगर हम करंट अफेयर्स के पर्सपेक्टिव से देखें तो जो महाराष्ट्र सरकार है, जो भारतीय जनता पार्टी की मिलीजुली सरकार है, उस सरकार ने एक बिल लाया है, यानी कि विधेयक लाया है, जो बेसिकली अर्बन माओइज्म या अर्बन नक्सलिज्म की बात करता है। उसको डिफाइन करते हुए कुछ सजा का प्रावधान करता है। आज की जो कक्षा है, इसमें हम इसी बात पे विस्तार से बात करेंगे कि क्या है अर्बन माओवाद या अर्बन नक्सलिज्म उनके हिसाब से, और क्या सजाएं और क्या प्रावधान है। ठीक है, चलिए, तो क्या है, इन्होंने किस प्रकार से डिफाइन किया है शहरी माओवाद या अर्बन माओवाद या अर्बन नक्सलिज्म को। तो माओवाद क्या है? शहरी क्षेत्रों के युवाओं को, जो माओवादी हैं, वो क्या कर रहे हैं? ब्रेन वॉश करने और उन्हें लोकतांत्रिक व्यवस्था के खिलाफ खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। पहले भी यही आरोप लगता था कि जो माओवाद को मानने वाले लोग हैं, जिनको ये माओवादी नक्सलवादी कहते हैं, हालांकि माओवाद नक्सलवाद में थोड़ा सा डिफरेंस है, क्लास के अंत में हम इस पर बात भी करेंगे। और ये जो बिल है, विधेयक से जुड़ी चिंताएं क्या हैं, हम इन पे भी बात करेंगे। तो इनका मानना है कि जो माओवादी हैं, जो नक्सलवादी हैं, वो शहर के युवाओं को बहुत ज्यादा, ठीक है, दिग्भ्रमित कर रहे हैं, ठीक है, और लोकतांत्रिक व्यवस्था के खिलाफ खड़ा करने की कोशिश की जा रही है। ये इस बिल का ध्येय है, मुख्य बात है जिस पे सरकार बात कर रही है। ठीक है, और क्या है? सार्वजनिक सुरक्षा विधेयक 2024 को पारित कर दिया गया है। कहां से? जो विधानसभा है। अब ये विधान परिषद जो है, काउंसिल है, उसके लिए बचा हुआ है। ठीक है, तो वामपंथी उग्रवादी संगठनों की गैर कानूनी गतिविधियों से निपटने के लिए यह कानून लाया गया है। ठीक है, जो मतलब देखो, मैं फिर से बताता हूं कि किसी भी चीज को ना बड़ी तटस्थ होकर देखिए। आप तटस्थ होकर देखिए। फेसबुक पे, ट्विटर पे जब लिखना हो तो जरूर लिखिए अपना पक्ष, लेकिन जब यूपीएससी के लिए लिखिए तो तटस्थ होकर अपना वर्जन लिखिए। ठीक है, बहुत ही बैलेंस्ड होना चाहिए, किसी भी पक्ष को समर्थित करते हुए नहीं दिखना चाहिए। तो हम इसके उसी क्रिटिकल एनालिसिस पे जाएंगे। ठीक है, इसके पहले मैं बताता चलूं कि चूंकि गुरु कृपा सेल चल रही है, हर वो स्टूडेंट जो स्टडी IQ को बहुत प्यार करता है और स्टडी IQ से जुड़ना चाहता है एक स्टूडेंट के तौर पे, उसके लिए गोल्डन अवसर है। आप हमारी गुरु कृपा सेल पे जुड़ सकते हैं। चूंकि इस दौरान अधिकतम डिस्काउंट मिलेगा। आप देख सकते हैं, अगर आप विकास लाइव कोड का प्रयोग करेंगे तो गुरु कृपा सेल के दौरान आप देख रहे हैं कितना ज्यादा बड़ा डिस्काउंट मिल रहा है। इस डिस्काउंट का लाभ उठाने के लिए आप नीचे लिंक या ऐप या वेबसाइट के माध्यम से जुड़ सकते हैं। एक बात और, आप 2026, 27, 28 किसी भी वर्ष के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, यू हैव अ कोर्स बाय स्टडी IQ, आपके लिए स्पेशली क्यूरेटेड कोर्स है। करना क्या है? स्टडी IQ विजिट करके आप चाहे लॉन्ग टर्म बैचेस से जुड़ सकते हैं, हमारे प्रतिज्ञा बैचेस से जुड़ सकते हैं। हर वर्ग के लिए ना, स्टूडेंट का जो हर वर्ग है, बच्चे मुझसे बहुत बार पूछते हैं, सर ये दिक्कतें, हम कह रहे हैं कि हम आपकी दिक्कतों का समाधान करते हुए हर एक बिंदु पे बात करते हैं। इस बैच में चाहे वो अर्थव्यवस्था की बात, मतलब आपकी आर्थिक स्थिति की बात हो, आपके कभी बीमार हो जाने की बात हो, हर चीज को आपको थ्रू आउट मेंटरशिप के लिए हर चीज इसमें कवर है। करना क्या है? आपको हमारी वेबसाइट पे जाना है। गागर में सागर में इस बैच को कहता हूं। डिटेल्स आपको उसी, जब आप नीचे लिंक से जाएंगे, व्यू PDF पे जाइए, हर चीज आपको क्रिस्टल क्लियर मिल जाएगी। बहुत अच्छे से आपके लिए ही वो बनाया गया है PDF, जरूर देखिएगा उसको। चलिए बात करते हैं विधेयक में क्या है। कई प्रकार के कार्यों को अपराध बताया गया है विधेयक में, और इस पे भी थोड़ी सी जिसे कहते हैं क्रिटिसिज्म मिल रहा है। क्या है? सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने और कानून के प्रशासन में आप हस्तक्षेप अगर कर रहे हैं और जनता में भय या आशंका फैला रहे हैं या कानून की अवज्ञा को आप प्रोत्साहित कर रहे हैं, तो इसको क्या बताया गया है? इसको अपराध माना गया है इस कानून में। डेफिनेशन एकदम स्पष्ट या क्लियर नहीं है, इस बाबत थोड़ा सा हमको दिक्कत भी, इसके खिलाफ मतलब जो सरकार है उसको रोष भी झेलना पड़ रहा है। ठीक है, अपराधों के लिए दंडात्मक परिणाम भी, जिनमें मुकदमा शुरू होने और आरोपी को दोषी पाए जाने से पहले ही संपत्ति जब्त करना शामिल है।
तो अगर आपको दोषी पाया गया उसके पहले ही आपकी संपत्ति को जब्त किया जा सकता है। ये महाराष्ट्र सरकार ने इस बात को इंश्योर करने की कोशिश की है। अगर ये पारित हो जाता है, अभी बिल है, अगर ये विधेयक बन जाता है, अधिनियम बन जाता है, तो चिंता क्या है, विधेयक में दी गई जो अति व्यापक परिभाषाएं हैं और पुलिस को दी गई जो व्यापक शक्तियां हैं, थोड़ा विस्तार में भी इसको देखेंगे तो अति व्यापक परिभाषाएं, ठीक है, बहुत ही इंक्लूसिव नहीं होती डेफिनेशन, और जो पुलिस को ज्यादा शक्ति दे दी गई है, इसकी बात यहां पे कहीं ना कहीं की गई है। इस पे भी हम थोड़ा सा आएंगे कि क्या है चीजें, ठीक है। विधेयक में क्या कहा गया है, देखो मैं वर्बैटिम इसलिए पढ़ देता हूं क्योंकि पीडीएफ, अच्छा हाँ, किसी बच्चे ने कहा था कि सर ग्रुप में आप पीडीएफ नहीं भेज पा रहे हैं, मैं भेज दूंगा यार, इस दौरान थोड़ा व्यस्तता ज्यादा थी, एक बार की सभी को भेज दूंगा, ठीक है। विधेयक में क्या कहा क्या गया है, और मैं वर्बेटिम क्यों लिख भी देता हूं, इस कारण कि जब मैं पढ़ूंगा तो आपके एक तो मन मस्तिष्क में असर पड़ेगा, पीडीएफ मिलेगा तो हर चीज आपको स्पष्ट क्लियर मिल जाएगा उसमें, ठीक है। नक्सल समूहों के सक्रिय अग्रणी संगठनों का प्रसार उनके सशस्त्र कार्यकर्ताओं को रसद और सुरक्षित शरणस्थल के मामले में निरंतर और प्रभावी सहायता प्रदान करता है। क्या कह रहे हैं, नक्सल समूहों के सक्रिय जो अग्रणी संगठन है वो क्या करते हैं, अन्य जगहों पर, जैसे भी हम रेड कॉरिडोर की जब बात करेंगे तो अन्य जगहों पे नक्सली समूहों को और ज़्यादा प्रोत्साहित करते हैं, उनको विभिन्न प्रकार से आर्थिक और अलग ये कहते हैं शस्त्र वगैरह की सुरक्षा या इस प्रकार के संसाधन उपलब्ध कराते हैं। इस पे नज़र है सरकार की। सरकार करे कि ये जो प्रोलिफरेट हो रहा है, ये प्रोलिफरेशन नहीं होना चाहिए, ये विस्तार रुकना चाहिए, ठीक है। यह गैर कानूनी जो गतिविधियां रोकथाम अधिनियम है जिसको हम यूएपीए कहते हैं, लगभग उसके समान ही है, हालांकि डेफिनेशंस में थोड़ी सी यहां पे हम कहते हैं कि स्पष्टता अभाव दिखता है, ठीक है। हालांकि महाराष्ट्र विधेयक के प्रावधान गैर कानूनी गतिविधियों को एक विस्तृत श्रृंखला को कवर करते हैं, बहुत ब्रॉड स्पेक्ट्रम है, इस कारण ज्यादा रोष इसके खिलाफ हमको देखने को मिलता है। प्रावधान क्या क्या है, गैर कानूनी गतिविधि की परिभाषा दी गई है, सार्वजनिक व्यवस्था के रखरखाव या कानून के प्रशासन में अगर आप हस्तक्षेप कर रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर के बीच में अगर आप आ रहे हैं, ठीक है। किसी लोक सेवक को आपराधिक बल से भयभीत करना, जो गले के लगा दिया ना कि मार दे गोली को न बोली, इस प्रकार की चीजें नहीं कर सकते आप, है ना। हिंसा, बर्बरता और जनता में भय और आशंका उत्पन्न करने वाले अन्य कार्यों में लिप्त होना। अब इस पे एक केस की बात अभी हम करेंगे, लेकिन इसको यहां पे लिख दिया गया है, क्या है, हिंसा, बर्बरता या जनता में भय और आशंका उत्पन्न करने वाले कार्यों में लिप्त होना या उनका प्रचार करना भी है। उसको आप ऐड कर रहे हो, एडवर्टाइज कर रहे हो तो भी आप जाओगे जेल में। और क्या है, आग्नेयास्त्रों, विस्फोटकों या अन्य उपकरणों के उपयोग में लिप्त होना, ठीक है, उसमें इन्वॉल्व होना, प्रोत्साहित करना, रेल, सड़क, वायु या जल द्वारा संचार को बाधित करना। वो यूनिवर्सिटी में जो लड़के कट्टा और बम बनाते हैं ना, इस समय शामिल हो जाओगे। हालांकि मैंने महाराष्ट्र में इस प्रकार की क्रिएटिविटी स्टूडेंट्स में नहीं देखी, जहां से मैं बिलोंग करता हूं इलाहाबाद विश्वविद्यालय, वहां पे दिखता है बच्चे बम गोला बहुत बनाते हैं, ठीक है, तो वो भी इसमें शामिल है। और क्या है, स्थापित कानून और उसकी संस्थाओं की अवज्ञा को प्रोत्साहित करना। अब यहां पे थोड़ा सा रोर हो रहा है, स्थापित कानून और उसकी संस्थाओं की अवज्ञा को प्रोत्साहित करना। अगर कहीं पे कोई संस्था नहीं कानून को फॉलो कर पा रही है और आप उसका विरोध कर रहे हो या अनशन कर रहे हो, तो वो इसके दायरे में आ जाएगा, इस कारण थोड़ा सा इसका विरोध चल रहा है, ठीक है। विधेयक में और प्रावधान क्या है, 2 वर्ष से लेकर 7 वर्ष तक की जेल की सजा का प्रावधान है, 2 से लेकर 7 वर्ष तक की। किसी गैर कानूनी संगठन का सदस्य अगर आप हैं, सदस्य न होने पे किसी गैर कानूनी संगठन के लिए धन जुटा कर रहे हैं, मान लो सदस्य नहीं भी हैं, पैसा जुटा रहे हैं, तो भी आप जेल चले जाएंगे, ठीक है। और क्या है, किसी गैर कानूनी संगठन का प्रबंधन करने या प्रबंधन में सहायता करने, डायरेक्ट प्रबंधन कर रहे हैं, इनडायरेक्ट सहायता कर रहे हैं, ठीक है। और किसी गैर कानूनी गतिविधियों को क्या है, अंजाम अगर आप दे रहे हैं, तो आप के लिए 2 वर्ष से लेकर 7 वर्ष तक की सजा का प्रावधान है। प्रस्तावित कानून के तहत अपराध संज्ञेय है, ठीक है, कॉग्निजेबल जिसे कहते हैं, कॉग्निजेबल है, जिसका अर्थ क्या है कि बिना वारंट के गिरफ्तारी हो सकती है और ये गैर जमानती है, इसका ध्यान रखिएगा, ठीक है। क्या है, गैर जमानती है, ठीक है, इस पे आपको जमानत नहीं मिलेगी, ठीक है। चिंताएं क्या है, इसके पहले मैं बता दूं कि अगर किसी संगठन को गैर कानूनी घोषित किया जा रहा है तो इसकी पुष्टि सलाहकार बोर्ड द्वारा होगी, जिसमें 3 मेंबर होंगे जो किसी उच्च न्यायालय के क्या हो सकते हैं, न्यायाधीश रह चुके हैं या न्यायाधीश बनने के हेतु योग्य है। एक इसकी बात है। दूसरी बात क्या है कि जब किसी संगठन को गैर कानूनी घोषित किया जाएगा, तो जिला मजिस्ट्रेट या जो पुलिस आयुक्त हैं
वो क्या कर सकते हैं, उनकी संपत्ति पे कब्जा कर सकते हैं। अभी मैंने बताया था ना कि पहले भी जब्त कर सकते हैं। और दूसरी बात क्या है कि अगर वहां पे लिखा गया है, मैं इसको इसलिए भी बता देना चाहता हूं कि कई बार कंफ्यूजन होता है स्टूडेंट्स में, तो कि अगर किसी ऐसे स्थान पे महिलाओं या बच्चों द्वारा अधिवासित, मैं डेफिनेशन बता रहा हूं, महिलाओं या बच्चों द्वारा अधिवासित कोई अपार्टमेंट है, या वहां पे अगर किसी प्रकार की वो असुविधा की बात देखने को मिलती है, तो क्या हो सकता है, सभी सुविधाएं ले ली जाएंगी। मतलब अगर आपके किसी घर में या किसी ऐसी जगह पे जहां पे महिलाएं बच्चे रह रहे हैं, तो भी ऐसा नहीं कि उनको सीधे जेल में डाल दिया जाएगा, उन सुविधाओं को वहां पे रोक दिया जाएगा। ये स्पष्ट रूप से वहां पे कहा गया है इसमें, ठीक है। चलिए, चिंताएं क्या है। पहली बात क्या है कि गैर कानूनी गतिविधियों जैसे अवज्ञा करना या सड़क मार्ग से संचार को, व्यवस्था को बाधित करना, ये ढीले ढाले शब्द है। ये अमूमन तो होता ही है ना, किसी भी बात पे छोटा मोटा विरोध होता है, वो इसमें शामिल कर दिया जाएगा, है ना। तो ये विरोध जो मार्च लगाना कि हमारी मांगे पूरी करो, मांगे पूरी करो, ये भी इसमें शामिल किया जा सकता है, ठीक है। और क्या है, यह आशंका पैदा हो गई है कि यह राज्य के खिलाफ विरोध या असहमति के सामान्य है और वैध कृत्यों को भी आपराधिक बना सकता है। आप देखते हैं ना, कहीं पे कोई किसी को कोई गाड़ी कुचल के चली जाती है, लोग विरोध करते हैं, उस विरोध प्रदर्शन को भी इसमें शामिल किया जा सकता है। यह विरोध की बात है, यहां पे चिंताएं सामने दिखती। और क्या है, जैसे 1962 में एक केस था, ठीक है, केदारनाथ सिंह जो वाद था, उसमें सर्वोच्च न्यायालय ने राजद्रोह कानून को बरकरार रखने, ठीक है, एक रेखा खींची थी, एक थिन लाइन खींची थी कि इसको पार ना करो, लक्ष्मण रेखा को पार ना करो। वो क्या था कि सरकार के खिलाफ भाषण या आलोचना को तब तक राजद्रोह नहीं कहा जा सकता जब तक कि वह हिंसा के लिए उकसाने या आह्वान के साथ ना हो। तो मतलब सिर्फ विरोध हो रहा है, मुख्य विरोध हो रहा है, विद्रोह जाम किया जा रहा है, नहीं है राजद्रोह। जब तक स्पष्ट प्रमाण नहीं है कि हिंसा को क्या कर रहा है, उकसा रहा है, जब तक स्पष्ट प्रमाण नहीं हिंसा को उकसा रहा है, तब तक नहीं कर सकते। माओवाद क्या है, माओ त्से तुंग का नाम सुना होगा आप सबने। तो क्या है, चीनी कम्युनिस्ट नेता माओ त्से तुंग, जो 1893 से लेकर 1976 तक हमको वर्ल्ड स्पेक्ट्रम में दिखते हैं कि विचारधारा और राजनीतिक सिद्धांतों का क्या है, समूह है, ठीक। माओ त्से तुंग विचार भी कहा जाता है। जब माओ की बात को देखिए, वामपंथ में बहुत सी बात, नक्सलवाद, माओवाद, लेनिनवाद, बहुत सारी चीजें दिखती हैं। आप इसको पढ़िएगा और किसी पूर्वाग्रह से ग्रसित हुए बिना पढ़िएगा। लेनिन को पढ़ना या माओ को पढ़ना या मार्क्स को पढ़ना गलत नहीं है। गलत तरीके से उसका प्रचार करना गलत हो सकता है, जबरदस्ती उसको किसी पे थोपना गलत हो सकता है, ठीक है। माओवाद के मूल सिद्धांत क्या है? पहली बात तो किसान क्रांति की बात करते हैं, किसानों को, ठीक है, जो सर्वहारा वर्ग है उसको खड़ा करना, बुर्जुआ के खिलाफ। छापामार युद्ध क्या है? पारंपरिक सेना के विरुद्ध छापामार रणनीति अपनाना, जो सरकार की फोर्स है उसके खिलाफ जाना, ठीक है। सांस्कृतिक क्रांति क्या? पुराने मूल्यों और परंपराओं को नष्ट करना। दीज आर द प्रो चेंजर्स। जो प्रो चेंजर्स होते हैं उनको माओवाद या वामपंथ के नजदीक माना जाता है, ठीक है। निरंतर क्रांति, लगातार क्रांति करते रहना, रुकना नहीं क्रांति के खिलाफ। और क्या है? ग्रामीण घेराबंदी, गांवों से शहरों को घेरने की रणनीति। जितने भी शहर हैं जो बुर्जुआ प्रतीक हैं उनको गांवों द्वारा घेर देना, यह भी इसमें शामिल है, ठीक है। भारत में माओवाद की स्थापना की बात अगर कर लेते हैं तो क्या है? 1960 के दशक में जब चीन का बहुत प्रभाव था, जब हम पंचशील के द्वारा उससे जुड़ते हैं, ठीक है, उसके बाद जब चीन हमें बिट्रेयल कर देता है, इस दौरान हमें माओवाद जो है भारत में प्रचारित होते हुए देखता है, ठीक है। यहाँ पे कम्युनिस्ट जो पार्टियां होती है बहुत ज्यादा जुड़ती हैं। सैद्धांतिक आधार क्या है? माओ की नई लोकतांत्रिक क्रांति जो है उसको बहुत सारे माओ जो वामपंथी नेता है वो समर्थन देते हैं और उसके साथ वो जुड़ते हुए प्रतीत होते हैं। व्यावहारिक रूप से देखा जाए तो भारत के आदिवासी और किसान संघर्षों में माओवादी रणनीति का प्रयोग बहुत ज्यादा हमको देखने को मिलता है। मैंने इस पे डिटेल में एक वीडियो बनाया भी हुआ है, ठीक है, एक विस्तार से वीडियो बनाया हुआ है। नक्सलवादी आंदोलन की थोड़ी सी बात कर लेते हैं तो 1967 में पश्चिम बंगाल के जो दार्जिलिंग में क्या था, नक्सलवादी ब्लॉक में यह आंदोलन शुरू होता है, जहां पे सशस्त्र किसान विद्रोह होता है, जहां पे कट्टरपंथी कम्युनिस्ट नेताओं के नेतृत्व में ये आंदोलन बहुत बड़ा होता है। जमीन को लेके जो असंतोष था वो जब आगे बढ़ता है, सरकार जब सामने नहीं आती है तो फिर ये विद्रोह शुरू हो जाता है, जो आज के समय में भारत की बहुत बड़ी चिंता है। नक्सल शब्द पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिले के नक्सलबाड़ी गांव से आया हुआ है, जहां 1967 में चारू मजूमदार और कानू सान्याल, ये नाम याद कर लीजिएगा, इन्होंने इस आंदोलन को आगे बढ़ाया और अब हम देख रहे हैं कि समस्त भारत में फैला हुआ है, ठीक है। रेड कॉरिडोर का एक बार देख लेते हैं, जहां पे फैला हुआ है, जिसको नक्सलवाद माओवादी विद्रोह का एरिया कहते हैं, जहां पे बहुत ज्यादा इसका अनुभव होता है। वो क्या क्या है? छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, बिहार, पश्चिम बंगाल, ठीक है, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और केरल, ये रेड कॉरिडोर में यहां पे आते हैं। वर्तमान स्थिति देखा जाए तो सबसे प्रभावित जो 6 डिस्ट्रिक्ट रह गए वो कौन कौन से हैं? बीजापुर, कांकेर, नारायणपुर, सुकमा जो छत्तीसगढ़ में है, पश्चिमी सिंहभूम और गढ़चिरौली जो महाराष्ट्र में है। ये 5 प्रमुख की एरिया रह गए जहां पे अभी भी हमको माओइज्म कह लीजिए, बेसिकली नक्सलवाद कह लीजिए, वो बहुत ज्यादा घृणित स्तर पे और
सरकार के खिलाफ जैसे कहते हैं ना कि आतंक का पर्याय के रूप में अभी भी देखने को मिलता है। सरकार इसके खिलाफ चल रही है। अभी हमने ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट की कुछ दिनों पहले हमने बात की थी, उस पर आप एक वीडियो किया है, उसको जाके आप देख सकते हैं। बाकी जब स्टडी IQ में हम सेल की बात कर रहे हैं, गुरु कृपा सेल की बात कर रहे हैं, तो हिंदी साहित्य का जो जुलाई बैच है 15 जुलाई को वो खत्म हो रहा है, 15 जुलाई को ये सेल भी खत्म हो रही है। तो हिंदी साहित्य के जुलाई बैच से जुड़ने के लिए आप नीचे लिंक या स्टडी IQ की ऐप पे जाके इस बैच से जरूर जुड़े। इस पे एक वीडियो और मैंने किया है कल, स्टडी IQ के जो वीडियो सेक्शन है वहां पे आपको दिख जाएगा कि क्यों हिंदी साहित्य इतना बेहतर माना जाता है। आप उससे जाकर जुड़ सकते हैं। बाकी ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, स्कैन करके जुड़ सकते हैं। @ऑफिशियल विकास डालेंगे तो वहां पे आपको मेरी डिटेल्स मिल जाएंगे। हमारे चैनल पे जो मैं गतिविधियां करता रहता हूं वो सारे मिल जाएंगे। UPSC बाय विकास सिंह नाम से चैनल है, इसमें मैं लगातार स्टूडेंट्स को गाइड करता रहता हूं और जो आपको PDF को लेकर शिकायत है वो भी दूर हो जाएगी। हाँ, स्टडी IQ के किसी भी कोर्स में अधिकतम डिस्काउंट के लिए विकास लाइव कोड का जरूर प्रयोग करें। और अगर आप मुझसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं, कुछ बात करना चाहते हैं ऑप्शन को लेकर, किसी विषय और बात को लेकर, तो vikas.singh@studyIQ.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। तो आशा करता हूं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। एक प्रश्न छोड़े जाता हूं कि भारत में माओवाद, नक्सलवाद को आप किस रूप से देखते हैं और आपको क्या लगता है कि इसका क्या समाधान होना चाहिए और सरकार इस दिशा में कैसे आगे बढ़ रही है? कमेंट बॉक्स में अपने उत्तर जरूर दीजिएगा, मेल भी मुझे कर सकते हैं। थैंक यू सो वेरी मच, धन्यवाद। हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।